हर साल जब मॉनसून आता है तो देश के सबसे हाईटेक शहरों में से एक गुरुग्राम की हालत देखने लायक हो जाती है। इस शहर में 100 करोड़ रुपए के शानदार लग्जरी फ्लैट्स हैं, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के चमचमाते दफ्तर हैं और दुनिया भर की सहूलियतें मौजूद हैं। लेकिन कुछ घंटे की तेज बारिश के बाद ये शहर किसी उफनती नदी में तब्दील हो जाता है। लोग सड़कों पर नाव चलाते या पानी में डूब चुकी अपनी लाखों करोड़ों की गाड़ियों को धक्का मारते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से ही सटा हुआ एक और शहर है, नोएडा, जो उसी एनसीआर का अहम हिस्सा है। लेकिन मॉनसून में नोएडा की कहानी गुरुग्राम से बिल्कुल अलग नजर आती है, जबकि नोएडा तो यमुना नदी के खादर में बसा हुआ है। ऐसा निचला इलाका जहां प्राकृतिक रूप से भी बाढ़ आती थी, फिर भी आज भारी बारिश के दिनों में नोएडा की चौड़ी सड़कें साफ रहती हैं। यहाँ पानी नहीं भरता और एक गुरुग्राम की तरह डूबता नहीं है। आखिर ऐसा क्यों है कि एक वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी बारिश में घुटने टेक देती है और बाढ़ वाले इलाके में बसा शहर सीना ताने खड़ा रहता है? इस रहस्य का जवाब किसी चमत्कार में नहीं, बल्कि इस शहर की नींव और उसके इतिहास में छिपा है। इसे समझने के लिए हमें आज से 55 साल पीछे जाना होगा, जब नोएडा नाम का कोई शहर भारत के नक्शे पर नहीं था। 1970 के दशक से पहले यमुना के इस पार ना तो गगनचुंबी इमारतें थी और ना ही कोई आईटी पार्क। दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत दिखाई देते थे। ये यमुना और हिंडन नदी के बीच बसा बेहद शांत और साधारण सा इलाका था, जहां 40 से 50 छोटे छोटे गांव थे, जिनमें मुख्य रूप से गुर्जर, जाट, यादव और दूसरे कुछ स्थानीय समुदाय के लोग रहा करते थे। इनका जीवन, इनकी रोजी रोटी और इनकी पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती और यमुना नदी के पानी पर टिकी हुई थी। वैसे इस इलाके का अपना एक छोटा लेकिन बेहद दिलचस्प इतिहास भी रहा है। साल 1803 में जनरल गेरार्ड लेक की अगुवाई में ब्रिटिश सेना और मराठों के बीच जंग हुई थी, जो इसी जमीन पर लड़ी गई थी। आज भी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे से गुजरते वक्त आपको इस लड़ाई का पुराना स्मारक नजर आ जाएगा। इसके अलावा आजादी की जंग के दौरान रामप्रसाद बिस्मिल जैसे महान क्रांतिकारी यहीं रामपुर जागीर गांव में छिपकर रहे थे। भगत सिंह ने अपने विस्फोटकों का परीक्षण भी नलगढ़ नाम की जगह पर किया था, जो इसी चमचमाते एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। लेकिन इन चंद ऐतिहासिक किस्सों को छोड़ दें तो ये उस वक्त बुलंदशहर जिले का साधारण सा खेती किसानी वाला इलाका हुआ करता था, जहां ना तो पक्की सड़कें थी, न सीवर लाइन थी और न ही कोई बिजली का खंबा था। अब आप सोच रहे होंगे कि खेतों वाला ये शांत इलाका इतनी जल्दी इंडस्ट्रियल पावर हाउस कैसे बन गया? कहानी असल में इस जमीन की नहीं, बल्कि दिल्ली की मजबूरी की थी। 70 का दशक आते आते देश की राजधानी दिल्ली का दम घुटने लगा था। आजादी के बाद देश भर से लोग नई उम्मीदों और नौकरियों की तलाश में दिल्ली की तरफ आ रहे थे। आबादी बेतहाशा बढ़ रही थी और दिल्ली का बुनियादी ढांचा चरमराने लगा था। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि लोगों के घरों के बीच रिहायशी इलाकों में हजारों की तादाद में छोटी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही थीं। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, मशीनों के शोर और खतरनाक केमिकल्स ने दिल्ली में रहने वालों का खुली हवा में सांस लेना मुहाल कर दिया था। उस वक्त की सरकार को ये बात समझ आ गई थी कि अगर दिल्ली को बचाना है तो इन फैक्ट्रियों को राजधानी की सीमाओं से बाहर निकालना ही होगा। इसलिए ऐसे शहर की जरूरत महसूस हुई जो दिल्ली से एकदम सटा हुआ हो, जहां जमीन आसानी से और सस्ते में मिल जाए और जहां फैक्ट्रियों को तय प्लान के तहत बसाया जा सके। ऐसे में सरकार की नजरें यमुना के पार उसी खेती वाली जमीन पर जाकर टिक गई। लेकिन नया शहर बसाना कोई बच्चों का खेल थोड़ी होता है। इसमें जमीन का सर्वे होता है, सालों की प्लानिंग होती है और लंबी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी करनी पड़ती हैं। पर नोएडा की तकदीर कुछ अलग ही थी। इस शहर की नींव देश के सबसे मुश्किल, विवादित और उथल पुथल वाले राजनीतिक दौर के बीच रखी गई। तारीख थी 25 जून 1975, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी। ये वो वक्त था जब रातों रात विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं को पकड़कर जेलों में भर दिया गया। हर तरफ खामोशी और खौफ का माहौल था। इसी इमरजेंसी के दौरान उनके छोटे बेटे संजय गांधी बेहद ताकतवर और प्रभावशाली नेता बनकर उभरे। उनके काम करने का तरीका बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग था। उन्हें फाइलों के धीरे धीरे खिसकने और लंबी कागजी कार्यवाही पर यकीन नहीं था। वो तुरंत और बड़े कड़े फैसले लेने में भरोसा करते थे। इमरजेंसी लगने के कुछ महीनों बाद 1975 के आखिर की बात है। संजय गांधी और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी विमान से सफर कर रहे थे।
वो लखनऊ से दिल्ली की तरफ आ रहे थे। जब विमान दिल्ली के करीब पहुंचा तो संजय गांधी की नजर विमान की खिड़की से नीचे यमुना के किनारे फैले बड़े बड़े और खाली खेतों पर पड़ी। उसी पल उनके दिमाग में आइडिया आया। उन्होंने हवा में ही मुख्यमंत्री तिवारी की तरफ देखा और कहा कि दिल्ली की प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों को यमुना पार इस खाली जमीन पर शिफ्ट कर दिया जाए। एनडी तिवारी ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत हाँ कर दी। शहर को बसाने और हजारों लोगों की तकदीर बदलने का इतना बड़ा फैसला हवा में ही ले लिया गया। फैसला तो हो गया, लेकिन जमीन पर काम करने की रफ्तार और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। हवाई सफर के इस वाकये के कुछ ही समय बाद दिसंबर 1975 की कड़ाके की ठंड में संजय गांधी ने दिल्ली के अकबर रोड पर आनन फानन में आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें मुख्यमंत्री एनडी तिवारी और कुछ बेहद चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। संजय गांधी ने मेज पर दिल्ली का नक्शा खोला, अपनी उंगली से यमुना पार की जगह तय की और अधिकारियों को आदेश दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली का बोझ कम करने के लिए यूपी में नया शहर बसाने का काम फौरन शुरू किया जाना चाहिए। वहां खड़े अधिकारियों के होश तो तब उड़ गए जब संजय गांधी ने उन्हें इतने बड़े प्रोजेक्ट का पूरा खाका तैयार करने के लिए सिर्फ 3 दिन का समय दिया। एक नया शहर, 60,000 फैक्ट्रियां और वक्त सिर्फ 3 दिन। दिसंबर 1975 के आखिरी दिनों में एक पुरानी सी मेटाडोर वैन दिल्ली पार करके यूपी की सीमा में दाखिल हुई। उसमें संजय गांधी और डीडीए यानी कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन जगमोहन बैठे हुए थे, जबकि एनडी तिवारी और यूपी सरकार के अधिकारी वहां पहले से मौजूद थे। संजय गांधी ने जमीन देखी और अधिकारियों को हुक्म दे दिया। हुक्म यह था कि 2 दिन बाद इस जमीन पर इंडस्ट्रियल एरिया बसाने का काम शुरू हो जाना चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। संजय गांधी का फरमान सुनकर वहां खड़े अधिकारी सन्न रह गए। वहां यूपी राज्य औद्योगिक विकास निगम के तेज तर्रार IAS ऑफिसर जगदीश खट्टर भी मौजूद थे। वो सरकारी नियमों को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। उन्होंने सही मौका देखा और तिवारी जी के कान में फुसफुसाते हुए कानूनी चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा, ये सारी जमीन किसानों की है, अब तक इसका कोई कानूनी अधिग्रहण नहीं हुआ है, इसलिए 2 दिन बाद यहाँ खेतों में बुलडोजर चलाना पूरी तरह से गैर कानूनी होगा। ये फुसफुसाहट संजय गांधी ने सुन ली। उन्होंने पूछा, कोई समस्या है क्या? मुख्यमंत्री घबरा गए और उन्होंने बात संभालते हुए तुरंत कह दिया, कोई समस्या नहीं है, 2 दिन बाद हर हाल में काम शुरू हो जाएगा। खट्टर साहब की कानूनी चेतावनी को दरकिनार कर दिया गया। अब आप सोचिए कि रातों रात बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के किसानों की पुश्तैनी जमीन कैसे छीन ली गई। क्या किसी किसान या स्थानीय नेता ने इसका विरोध नहीं किया? जवाब है नहीं, और कारण है इमरजेंसी का खौफ। उस वक्त पूरे देश में मीसा नाम का बेहद सख्त कानून लागू था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इस कानून में प्रशासन को इतनी ताकत मिली हुई थी कि वो बिना कोई मुकदमा चलाए सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकते थे। इसी खौफ की वजह से कोई भी अपनी जमीन छीने जाने के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाया। यूपी सरकार ने इमरजेंसी क्लॉज का इस्तेमाल करते हुए गाजियाबाद और बुलंदशहर के गांवों की जमीन कौड़ियों के दाम में जबरन कब्जा कर ली। इसके लिए किसानों को सिर्फ 3 से 4 रुपए प्रति वर्ग गज का मुआवजा दिया गया। इस जबरदस्ती और गैरकानूनी काम को कानूनी शक्ल देने के लिए 17 अप्रैल 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश पास किया, जिसे यूपी इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट 1976 का नाम दिया गया। इसी कानून के तहत नई स्वतंत्र संस्था का जन्म हुआ, जिसे न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम दिया गया। इसी लंबे चौड़े नाम के पहले अक्षरों को अगर आप मिला लें तो नए शहर को अपना नाम मिला, जिसे आज हम नोएडा कहते हैं। IAS जगदीश खट्टर को नोएडा का पहला CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया, और यहीं पर उस सवाल का जवाब छिपा है जो मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था। नोएडा भारी बारिश में भी गुरुग्राम की तरह डूबता क्यों नहीं है? खट्टर जानते थे कि नोएडा यमुना और हिंडन नदी के बीच बसा हुआ निचला इलाका है। अगर यहाँ सीधे इमारतें बना दी गईं तो पहली ही बारिश में सब कुछ डूब जाएगा। इसलिए उन्होंने गुरुग्राम के बिल्डर फर्स्ट मॉडल से उलट नोएडा में ड्रेनेज फर्स्ट मॉडल लागू किया। उन्होंने तय किया कि कोई भी इमारत या सड़क बनने से पहले पानी की निकासी का पक्का इंतजाम होगा। शहर को सीधी रेखाओं वाले सेक्टर्स में बांटा गया। हर सेक्टर का पानी छोटी छोटी नालियों से होते हुए बड़े नाले में और वहां से नदी तक सुरक्षित पहुंचने का मास्टर प्लान तैयार हुआ, जिसके मुताबिक पहले सीवर लाइन, ड्रेन और चौड़ी सड़कों का निर्माण होगा और उसके बाद जमीन बेची जाएगी।
यही वजह है कि नोएडा आज भी जल भराव से काफी हद तक बचा रहता है। शहर बसने की कहानी अभी पटरी पर आई ही थी कि 1977 में बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया। देश में इमरजेंसी खत्म हो गई, आम चुनाव हुए और इंदिरा गांधी चुनाव हार गई। केंद्र में जनता पार्टी की नई सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। सत्ता बदलते ही इमरजेंसी की ज्यादतियों की जांच के लिए शाह आयोग का गठन किया गया। जल्द ही इस जांच की आंच नोएडा तक भी पहुंची। नई सरकार का मानना था कि जमीनों का अधिग्रहण गलत तरीके से हुआ है और नोएडा संजय गांधी का अवैध प्रोजेक्ट है। अदालत ने उस वक्त के तमाम बड़े अधिकारियों और राजनेताओं को समन जारी कर दिए। ऐसा लगने लगा कि नोएडा को बंद करके इसे वापस खेतों में बदल दिया जाएगा। इस संकट के वक्त नोएडा को एक पुरानी सरकारी फाइल नोटिंग ने बचाया। जब 1975 में संजय गांधी ने 3 दिन में काम शुरू करने का आदेश दिया था, तब आईएएस खट्टर ने अपनी सरकारी फाइल में साफ लिख दिया था कि बिना अधिग्रहण के काम शुरू करना गैर कानूनी है और उन पर राजनीतिक आकाओं का भारी दबाव है। इसी एक पन्ने ने खट्टर को जेल जाने से बचा लिया। जब सरकार ने वो नोटिंग देखी तो उन्हें समझ आ गया कि तरीका भले ही गलत था, लेकिन दिल्ली का बोझ कम करने के लिए नोएडा जैसा इंडस्ट्रियल शहर बसाना वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। इसके बाद प्रोजेक्ट को बंद करने का फैसला टाल दिया गया। नोएडा राजनीतिक तूफान से बच निकला। 1980 का दशक शुरू हो चुका था। नोएडा की जमीन पर चौड़ी सड़कें बिछ चुकी थीं। सीवर और ड्रेनेज का शानदार सिस्टम तैयार था। सेक्टर्स बांटे जा चुके थे, पर इन सब के बावजूद शहर पूरी तरह से वीरान था। इसकी 2 सबसे बड़ी वजह थी। पहली, उत्तर प्रदेश में बिजली की भारी किल्लत। उद्योगपतियों का सवाल था कि बिना बिजली के उनकी मशीनें कैसे चलेंगी। और दूसरी बड़ी वजह थी सरकारी दफ्तरों में फैली लाल फीताशाही। एक फैक्ट्री लगाने के लिए कारोबारियों को कई अलग अलग सरकारी विभागों के चक्कर काटने पड़ते थे, जो उनके लिए बड़ा सिरदर्द था। कोई भी अपना पैसा इस सुनसान इलाके में फंसाने को राजी नहीं था। इस संकट से नोएडा को बाहर निकालने की जिम्मेदारी एक और तेज तर्रार आईएएस अफसर को सौंपी गई। नाम था योगेश चंद्रा। उन्होंने नोएडा के सीईओ का पद संभालते ही इन दोनों परेशानियों पर काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने लगातार लखनऊ के चक्कर काटे, राज्य के मंत्रियों और बिजली विभाग के बड़े अफसरों पर दबाव बनाया। उनकी इस मेहनत के बदले नोएडा को बिजली का अलग कोटा मिल गया। इससे भी बड़ा और ऐतिहासिक काम उन्होंने कुछ और किया। उद्योगपतियों की सहूलियत के लिए नोएडा में सिंगल विंडो सिस्टम लागू कर दिया गया। ये उस समय के सरकारी ढर्रे में बहुत बड़ा और क्रांतिकारी बदलाव था। अब किसी भी कंपनी को फैक्ट्री लगाने के लिए पानी, बिजली, जमीन या पर्यावरण की मंजूरी लेने के लिए अलग अलग दफ्तरों में धक्के खाने की जरूरत नहीं थी। उन्हें नोएडा अथॉरिटी की एक ही खिड़की से तय समय के अंदर सारी मंजूरियां मिलने लगी। इस एक फैसले ने जादू की तरह काम किया। जो जमीनें खाली पड़ी थी वो हाथों हाथ बिकने लगी और देखते ही देखते नोएडा में कारखानों की बाढ़ सी आ गई। लेकिन शहर में अभी चमक की कमी थी, जिसको पूरा किया मारवा स्टूडियो के संस्थापक संदीप मारवा ने। उन्होंने महसूस किया कि बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार, लेखक और टेक्नीशियंस उत्तर भारत से हैं। फिर भी यहाँ फिल्मों या टीवी प्रोग्राम्स की शूटिंग के लिए मुंबई जैसी कोई पेशेवर जगह ही नहीं है। इसके लिए उन्होंने नोएडा अथॉरिटी से संपर्क किया। दिसंबर 1987 में सरकार ने इस परियोजना को हरी झंडी दी। इसके बाद 1988 में 100 एकड़ जमीन पर फिल्म सिटी की नींव रखी गई, जो आज मुख्य रूप से कई मीडिया हाउसेज और न्यूज चैनल्स का प्रमुख केंद्र है। 90 के दशक तक शहर आर्थिक रूप से दौड़ने लगा था और टीवी की दुनिया भी यहाँ बसने लगी थी। इसी बीच यूपी की राजनीति में अजीबोगरीब अंधविश्वास ने जन्म लिया, जिसे नोएडा जिंक्स कहा गया। ये ऐसी मनगढ़ंत धारणा थी जिसने बड़े बड़े ताकतवर नेताओं के पसीने छुड़ा दिए। यूपी के सियासी गलियारों में ये बात पक्की हो गई थी कि जो भी मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में नोएडा जाएगा, उसकी कुर्सी छिन जाएगी और वो अगला चुनाव हार जाएगा। पर ये कोई कोरी अफवाह नहीं थी। इतिहास में इसके कई पुख्ता सबूत भी दर्ज हुए। इसकी शुरुआत हुई जून 1988 में, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह नोएडा के दौरे पर आए। यहाँ से वापस लौटते ही कुछ ऐसी राजनीतिक उथल पुथल हुई कि चंद दिनों के अंदर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। इसके बाद 1989 में मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी भी एक कार्यक्रम के सिलसिले में नोएडा आए। उसी साल चुनाव हुए, कांग्रेस हार गई और उनकी कुर्सी भी चली गई। इस अंधविश्वास ने नेताओं के मन में ऐसा खौफ पैदा किया कि दशकों तक मुख्यमंत्री इस शहर की तरफ मुंह करने से कतराने लगे। खैर, राजनीति अपनी जगह थी और नोएडा का विकास अपनी जगह। नोएडा के इतिहास में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया साल 1991 में। ये वो वक्त था जब भारत आर्थिक संकट से गुजर रहा था।
देश को मुश्किल से उबारने के लिए अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए गए। लेकिन विदेशी कंपनियों और दिग्गज आईटी कंपनियों को भारत में अपने दफ्तर खोलने के लिए सस्ती जमीन, चौड़ी सड़कें और बिना रुके मिलने वाली बिजली की दरकार थी। पुरानी और भीड़भाड़ वाली दिल्ली में ये सब मिलना लगभग नामुमकिन था। तब नोएडा अपने शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तैयार खड़ा था। HCL जैसी बड़ी भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने सबसे पहले नोएडा का रुख किया। विदेशी कंपनियों के लिए यहाँ खास सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बनाए गए और तभी नींव रखी गई ग्रेटर नोएडा की। 28 जनवरी 1991 को नए शहर की स्थापना हुई, जो नोएडा का ही विस्तार था। 1990 और 2000 के दशक में नोएडा पारंपरिक फैक्ट्रियों से आगे बढ़कर उत्तर भारत का सबसे बड़ा आईटी और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। आज सैमसंग, वीवो, ओप्पो जैसी कई बड़ी कंपनियों के मोबाइल प्रोडक्शन प्लांट्स यहाँ पर मौजूद हैं। 9 जून 1997 को नोएडा और ग्रेटर नोएडा को मिलाकर एक नया जिला गौतम बुद्ध नगर बनाया गया। जैसे जैसे शहर का औद्योगिकीकरण हुआ, उसी रफ्तार से ग्रामीण इलाकों का शहरीकरण होने लगा। इससे नया कानूनी विवाद खड़ा हो गया। सवाल उठा कि प्रशासन कौन चलाएगा, ग्राम पंचायतें या फिर नोएडा अथॉरिटी। इस उलझन को खत्म करने के लिए दिसंबर 2001 में यूपी सरकार ने कानून में बदलाव किया। इसमें धारा 12A जोड़ी गई। इसके तहत नोएडा को आधिकारिक तौर पर इंडस्ट्रियल टाउनशिप घोषित कर दिया गया और इसके साथ ही नोएडा से ग्राम पंचायतें कानूनी रूप से खत्म हो गई। आज तक नोएडा में कभी प्रधानी या नगर निगम के चुनाव नहीं हुए। शहर का प्रशासन राज्य सरकार की तरफ से नियुक्त अधिकारी ही चलाते हैं। गुजरते वक्त के साथ शहर तो आसमान छू रहा था, लेकिन वो पुराना नोएडा जिंक्स अब भी यूपी के नेताओं को डरा रहा था। 2012 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले इस अंधविश्वास को दरकिनार करते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने नोएडा का दौरा किया। लेकिन इत्तेफाक देखिए, वो 2012 का चुनाव हार गई और सत्ता से बेदखल हो गई। इस हार ने नोएडा जिंक्स के डर को इतना पुख्ता कर दिया कि मायावती के बाद जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 2012 से 2017 तक अपने 5 साल के कार्यकाल में एक बार भी नोएडा में कदम तक नहीं रखा। वो नोएडा के करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी लखनऊ में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया करते थे। राजनेताओं का ये खौफ आखिरकार दिसंबर 2017 में जाकर खत्म हुआ। जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने इस राजनीतिक अंधविश्वास को सिरे से खारिज कर दिया। वो न सिर्फ कई बार नोएडा आए, बल्कि 2022 के विधानसभा चुनावों में दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करके उन्होंने इस अंधविश्वास को हमेशा के लिए दफन कर दिया। 1970 के दशक में ये जो सफर था वो धूल भरे रास्तों और खाली खेतों से शुरू हुआ था। आज यहाँ गगनचुंबी इमारतें और विदेशी कंपनियों के निवेश तक ये सफर पहुंच चुका है। आज जिस जमीन पर खड़े होकर आप नोएडा को देखते हैं वो सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का सबसे ताकतवर इंजन बन चुका है। आपको भले ही यकीन ना हो, लेकिन आज गौतम बुद्ध नगर जिले में एक आम इंसान की औसत सालाना कमाई करीब 10,17,000 रुपए तक पहुंच गई है। अगर आप इसे दुनिया के पैमाने पर तौलेंगे तो ये कमाई जापान जैसे विकसित देश के नागरिकों की आमदनी के बिल्कुल बराबर बैठती है। जरा सोच कर देखिए, जो जमीन इमरजेंसी के दौर में कौड़ियों के दाम ली गई थी वो आज सोने की खदान बन चुकी है। अकेला गौतम बुद्ध नगर जिला यूपी की कुल GDP में 10% से भी ज्यादा का योगदान दे रहा है। ये रकम करीब 2,63,000 करोड़ रुपए के आसपास बनती है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ी खाई दिखती है। राज्य के जो सबसे पिछड़े 5 जिले हैं वो सब मिलकर भी राज्य की अर्थव्यवस्था में 2.5% का योगदान नहीं दे पाते, और दूसरी तरफ अकेला नोएडा है जो कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ता जा रहा है। लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। एक अच्छे शहर की पहचान सिर्फ उसकी आसमान छूती इमारतों से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि उसने अपने भविष्य के लिए क्या सोचा है। नोएडा के पास अब विस्तार के लिए जमीन नहीं बची है। ये शहर 3 तरफ से यमुना और हिंडन नदी से घिरा हुआ है और एक तरफ इसकी सीमा दिल्ली से लगती है। इसलिए 2011 में नोएडा मास्टर प्लान 2031 तैयार किया गया था। अर्बन प्लानिंग करने वालों ने शहर की भौगोलिक स्थिति को बहुत अच्छे से समझा। उन्होंने तय किया कि शहर में अब और भीड़ नहीं बढ़ानी है। 2031 तक शहर की अधिकतम आबादी 25 लाख तक रखने का सीमित लक्ष्य रखा गया है। तब आबादी का घनत्व 164 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर तय किया गया, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के मानकों के हिसाब से था और किसी भी अच्छे शहर के लिए आदर्श स्थिति मानी जाती है। पर विकास रुकता कहाँ है?
जब नोएडा में नई फैक्ट्रियों और विदेशी निवेश के लिए जगह कम पड़ने लगी तो सरकार ने मास्टर प्लान 2041 पर मंथन किया, जिसे न्यू नोएडा कहा जा रहा है। अक्टूबर 2024 में यूपी सरकार ने इस मास्टर प्लान को आधिकारिक मंजूरी दी थी। इसके तहत गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के 80 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जा रहा है। इस नए शहर को अबू धाबी के आधुनिक इंडस्ट्रियल मॉडल की तर्ज पर बनाने का प्लान चल रहा है। पास ही जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी शुरू हो चुका है। इस नए शहर में मनोरंजन के लिए थीम पार्क बनाए जाएंगे। ये पूरा इलाका बहुत जल्द उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूशन हब बनने वाला है। विकास की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता है। ऐसा महसूस होता है जैसे हम किसी विदेशी शहर की कहानी सुन रहे हों। लेकिन इसी चकाचौंध के ठीक नीचे एक सच भी दफन है। यहीं से उस टिक टिक करते टाइम बम की आवाज सुनाई देती है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, नोएडा को यमुना नदी के तराई वाले इलाके में बसाया गया था, जब जमीन के नीचे पानी का अथाह भंडार हुआ करता था। लेकिन आज विकास की अंधी दौड़ ने शहर की प्यास इतनी बढ़ा दी है कि हालात बेहद खराब हो गए हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की हालिया रिपोर्ट टेंशन बढ़ाने वाली है। इस रिपोर्ट में बिसरख ब्लॉक को आधिकारिक तौर पर ओवर एक्सप्लॉइटेड घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि बारिश से जितना पानी जमीन के नीचे जाता है, हम मशीनों के जरिए उससे कहीं ज्यादा पानी बाहर खींच रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि जमीन के नीचे से पानी निकालने की दर 104.79% तक पहुंच गई है। इसी बिसरख ब्लॉक में नोएडा और ग्रेटर नोएडा का बहुत बड़ा हिस्सा आता है। इस प्यास को सबसे ज्यादा बढ़ाया है डेटा सेंटर्स ने। नोएडा अब सिर्फ पारंपरिक फैक्ट्रियों का शहर नहीं है, ये उत्तर भारत का डेटा सेंटर बन चुका है। यहाँ कई नामी कंपनियों के बड़े डेटा सेंटर्स चल रहे हैं, जिनके अंदर रखे हजारों सर्वर्स बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं। इन मशीनों को ठंडा रखने के लिए हर साल करोड़ों लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। नियम तो कहते हैं कि ऐसे ओवर एक्सप्लॉइटेड इलाकों में जमीन का पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और पानी को रिसाइकिल किया जाना चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत बहुत डरावनी है। 2000 के दशक की शुरुआत में यहाँ 120 फीट पर साफ पानी मिल जाता था। आज वो पानी 600 फीट से भी नीचे चला गया है। हालात ये हो गई है कि औद्योगिक इलाकों के आसपास वाले घरों के बोरवेल पूरी तरह से सूख चुके हैं। जो शहर कमाई में जापान की बराबरी कर रहा है, वहाँ के आम लोग पीने के पानी के लिए प्राइवेट टैंकरों की लाइनों में लगने को मजबूर हैं। ये महज 50 सालों का सफर है। एक ऐसा सफर जो धूल भरे कच्चे रास्तों से शुरू होकर आज लाखों रुपए गज वाली जमीन तक पहुंच गया है। इस कामयाबी के पीछे सिर्फ राजनेता नहीं थे, इसमें IAS जगदीश खट्टर की ड्रेनेज वाली शानदार मास्टर प्लानिंग और IAS योगेश चंद्रा के सिंगल विंडो सिस्टम जैसे साहसिक फैसलों का बड़ा हाथ रहा है। इन दूरदर्शी अधिकारियों ने जो नींव रखी, उसी पर ये गगनचुंबी इमारतें और बड़ी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। पर आज ये शहर नाजुक दोराहे पर खड़ा है। अगर नोएडा ने भूजल के दोहन को नहीं रोका, अगर पुराने ड्रेनेज सिस्टम का रखरखाव नहीं किया गया, तो एक दिन ये करोड़ों की इमारतें प्यासी रह जाएंगी। विकास और पर्यावरण के बीच अगर बारीकी तालमेल नहीं बिठाया गया, तो ये बेहतरीन स्मार्ट सिटी एक दिन सिर्फ कंक्रीट का जंगल बनकर रह जाएगी। विकास की दौड़ में हमें रुककर सोचना होगा कि हम जो शहर बना रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ियों को जीवन देगा या सिर्फ चमकता हुआ सूखा ढांचा। आपको नोएडा की कहानी कैसी लगी? क्या आप ये कहानी पहले से जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।